सब विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। जो है तो विद्यार्थियों अपन ने मानव का पाचन तंत्र जो विस्तार से पढ़ दिया था। जो है आज हम पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र। सबसे पहले अपना श्वसन तंत्र में नामांकित चित्र देखें तो ये अपना श्वसन तंत्र है और इसमें श्वसन तंत्र के प्रमुख जो भाग उसको अपन नामांकित करें। ये जो अपना जो है उसको कहते हैं अपन नासाद्वार। जो है नासाद्वार, यहां जो है कंठ जो है इसको कहते हैं अपने श्वासनली। ऊपर की ओर जो ग्रसनी है ये श्वासनी जो है यहाँ अब नीचे की ओर आकर के जो है क्रम से जो है दो भागों में बढ़ जाती है। इसको अपना कहते हैं श्वसनी। श्वसनी जो है जब फेफड़े में खुलती है तो वहां पर जो विभिन्न एक शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे अपना कहते हैं श्वसनिकाएं। और ये मुख्य रूप से श्वसन जो अंग जो है ये हमारे होते हैं फेफड़े, जिन्हें अपन फुफ्फुस भी कहते हैं। ये सबसे नीचे वाला जो भाग होता है इसको अपन कहते हैं डायफ्राम। जो है डायफ्राम, ये अपना स्वर यंत्र जो है एडम सर्कल जिसे अपन बोलते हैं। तो ये अपने श्वसन तंत्र के जो है वो मुख्य भाग होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि मानव श्वसन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। पहला अपन लिखेंगे नासाद्वार, नंबर 2 पर लिखेंगे अपन जो है श्वासनली। इसके बाद हम लिखेंगे श्वसनी, फेफड़े, और इसके बाद लिखेंगे डायफ्राम। अब इनके बारे में एक एक के बारे में विस्तार से पढ़े हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि श्वसन तंत्र अपन पढ़ रहे हैं तो पहले तो अपन देखेंगे श्वसन होता क्या, कहते हैं किसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो है और O2 का जो विनिमय होता है, जो अपने श्वसन क्रिया में आपने देखा होगा कि अपन ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 जो बाहर निकलते हैं। तो ऑक्सीजन और CO2 का जो विनिमय होता है पर्यावरण और रक्त कोशिकाओं के द्वारा जो है उसी को अपन क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। आपको ज्ञात होगा कि सभी सजीव जो हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों और चाहे जीव जंतु हों, सभी सजीव जो हैं वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन काम में लेते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि श्वसन क्रिया में जो है अपन साधारणतः बोलते हैं कि ऑक्सीजन काम में लेते हैं। जैसे बात आती है कि पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं तो वहां पर अपना उत्तर जाता है CO2। जबकि CO2 जो गैस केवल जो है प्रकाश संश्लेषी पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं उस समय CO2 ग्रहण करते हैं। बाकी श्वसन क्रिया में हमारे समान जो है पेड़ पौधे भी जो है वो O2 जो है ग्रहण करते हैं। तो अपने को पहले बात ये ध्यान रखनी है कि चाहे वो सजीव, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, सभी ऑक्सीजन क्रिया श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेंगे और CO2 जो है बाहर निकालेंगे। अब अपन देखते हैं यहाँ कि मैंने बताया कि CO2 जो है और O2 का जो विनिमय होगा और उस विनिमय जो पर्यावरण है और अपना रक्त कोशिकाओं के बीच में जो विनिमय होगा वो होगा श्वसन होगा।
अब यहाँ तक तो अपन श्वसन तो बारे में पढ़ लिया। अब श्वसन के बारे में अपन देखते हैं कि श्वसन तंत्र एक पूरा तंत्र बना हुआ है, इसके लिए जो है जटिल संरचना बनी हुई है, और वहां पर किस प्रकार से अपना श्वास अंदर लेते हैं, किस प्रकार छोड़ते हैं, इसको संपूर्ण को इसको अपने इस प्रक्रिया को जो है चित्र के द्वारा समझेंगे। तो मैंने बताया श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग बताए। सबसे पहले नासाद्वार बताया, उसके बाद में श्वास नली बताया, श्वसनी बताया, फेफड़े और डायफ्राम। सब अगर एक एक के बारे में विस्तार से पढ़े हैं तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ नासाद्वार जो है कि देखिए हमारे अपन आपको पूछा जाए कि नासाद्वार की संख्या होती है, नाक के अपने एक ही होता है मनुष्य के अंदर जो है, लेकिन नासाद्वार जो है दो होते हैं, अतः आगे जाकर की संरचना एक हो जाती है। तो नासाद्वार जो है यानी मनुष्य के अंदर जो श्वसन क्रिया जो है नासाद्वार से प्रारंभ हो जाती है। नासाद्वार के अंदर जो है छोटे छोटे रोम होते हैं और श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए जैसे अपने वायुमंडल से श्वास लेते हैं तो हमारे वायु के साथ साथ बहुत सारे धूल के कण जो है वो भी साथ आते हैं। तो नासाद्वार के अंदर जो रोम होते हैं इनका मुख्य काम होता है कि वायु के साथ आए जितने भी धूल वगैरह के कणों को रोकना। इसके साथ साथ में श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है वो जो है हमारे नाक के जो अंदर का जो वातावरण उसको नम बनाए रखता है, और इसी के साथ में जो है धूल आदि के कण जो चिपक करके वहीं के रुक जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नासाद्वार कि मनुष्य के अंदर मुख्य रूप से श्वसन क्रिया जो है नासाद्वार से प्रारंभ होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे रोम और श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं जो वायु के साथ आए हुए धूल के कण आदि को जो है रोकने का कार्य करते हैं। नासाद्वार से वायु जो है सीधी जो है ग्रसनी से होती श्वास में प्रवेश करती है। श्वास नली एक बहुत ही पतली सक्रिय नलिका होती है, मांसपेशी से बनी संरचना होती है, बहुत ही पतली संरचना होती है, और इसके ऊपर जो है उपास्थि से बने छल्ले होते हैं। यहां पर जो छल्ले होते हैं ये होते हैं उपास्थि के छल्ले। उपास्थि से बने जो है छल्ले होते हैं, इनका मुख्य काम होता है कि जैसे श्वास इसमें प्रवेश करेगा तो ये छल्ले होते हैं, रिंग होती है, और ये इसको पिचकने से रोकता है। जैसे कई बार जो है अपनी श्वास नली जो है वो वायु रहित हो जाती है, जिसमें वायु नहीं रहती है, तो उस समय बहुत ही पतली झिल्ली है तो हो सकता है पिचक जाए, तो वहां पिचके नहीं, इसके लिए जो है यहाँ पर क्या होता है उपास्थि से बने क्या रिंग्स होती है, छल्ले होते हैं। जैसे श्वास नली जो वायु रहित होती है तो वहां पर इन छल्लों के कारण जो है वो पिचकती नहीं है, रिंग के आकार के छल्ले होते हैं, अर्थात उपास्थि से बने छल्ले होते हैं, वो श्वास नली को पिचकने से क्या करते हैं रोकते हैं। श्वास नली जो है नीचे की ओर जो है दो भागों में बटी होती है, उसे अपन कहते हैं श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी जो है अपने अपनी ओर के फेफड़े में खुलेगी, अर्थात बाईं ओर की श्वसनी जो है बाएं फेफड़े में और दाईं ओर की श्वसनी जो है दाएं फेफड़े में खुलती है। जैसे ही फेफड़े में खुलती है तो वहां पर जो है ये श्वसनी जो है फेफड़े के अंदर विभिन्न जालनुमा संरचना बनाती है, जिसे अपन श्वसनिका कहते हैं, अर्थात जिनको अपन जो है फेफड़े का आकार जो है कि वायु को भरने के लिए इसमें जो विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिनको अपन कहते हैं कूपिकाएं, जिनके अंदर जो वायु भरती रहती है। तो यहाँ अपने दोनों पर कहेंगे प्रत्येक श्वास नली जो है अपने अपनी ओर के दो श्वसनी में खुलती है, दोनों श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में खुल जाती है। इसके बाद में लिखेंगे अपन फेफड़े। फेफड़े देखो ये गुलाबी रंग की संरचना होती है, बहुत ही कोमल संरचना होती है। जो अपना वक्षस्थल होता है, जो अपनी पसलियां होती हैं, उसके नीचे बहुत ही कोमल अंग होते हैं ये, और अपने कह सकते हैं कि हमारे श्वसन तंत्र के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो फेफड़े या फुफ्फुस होता है, वो फुफ्फुस बोलते हैं अपन। तो मुख्य जो अंग होता है वो फेफड़े या फुफ्फुस होते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है वो श्वसन क्रिया जो है वो संपादित होती है, यानी मुख्य रूप से अपना श्वास ले पाते हैं, छोड़ पाते हैं जो है। और दोनों को फेफड़ों के नीचे जो है एक संरचना पाई जिससे अपन क्या कहते हैं डायफ्राम कहते हैं। तो ये तो आपको इसकी संरचना याद रखने की, संरचना कौन कौन जिसके महत्वपूर्ण होंगे और इनका कार्य क्या होगा। अब इसकी बात करते हैं कार्य विधि की, कि हमारा श्वसन तंत्र जो है वो कार्य कैसे करता है। कार्य विधि देखिए,
जैसे अपना श्वास लेते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर श्वसन क्रिया होती है वो पसलियां और डायफ्राम की सम्मिलित गति के कारण होती है। अर्थात जैसे अपन श्वास लेते हैं तो पसलियां जो हैं ऊपर की ओर और डायफ्राम जो नीचे का था, जिससे वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। अर्थात वायु जो है अंदर की ओर खींची चली जाएगी। अर्थात आपको बताना है कि मनुष्य के अंदर श्वसन क्रिया जो होती है वो पसलियां और डायफ्राम की सम्मिलित गति के कारण होगी। जैसे अपन श्वास लेंगे पसलियां ऊपर की ओर उठेंगी, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा, जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा बाहर की वायु जो है वो अंदर की ओर जो है खींची चली जाएगी। उन्हें जब हम श्वास छोड़ते हैं तो डायफ्राम जो है या पसलियां जो है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती हैं और जैसे प्रारंभिक स्थिति में आती हैं तो पुनः वक्ष गुहा का आयतन जो है क्या हो जाता है, कम जाता है और उस समय जो है हमारे द्वारा जो है वो श्वास जो है वो बाहर की ओर धकेल दी जाती है। और यह प्रक्रिया जो है वो लगातार अनवरत रूप से जो लगातार चलती रहती है कि एक बार अपना श्वास लेंगे फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे फिर छोड़ेंगे। तो एक ये क्रिया जो है तो कभी भी रुकती नहीं है, अनवरत लगातार चलती रहती है। तो ये थी मनुष्य की श्वसन की कार्यविधि। अब अपन कल इसको जो है विस्तार से लिखेंगे। धन्यवाद।